सिया तेजी से अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी जब उसके पापा का फोन आया था। बस उसे किसी तरह से जल्दी जल्दी करके मायके पहुंचना था क्योंकि आज उसकी भाभी की डिलीवरी थी। आशीष भी ऑफिस जाते समय यही कहकर गया था कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बस अपने बॉस से कहकर आता हूँ, तुम तब तक अपना सामान पैक कर लो, फिर मैं तुम्हें मायके छोड़ दूंगा। लेकिन अब 3 घंटे बीत चुके थे और आशीष का कोई अता पता नहीं था। सिया बार बार बालकनी में जाकर नीचे झांकती, शायद आशीष की गाड़ी दिख जाए, लेकिन गाड़ी दिखती तो बात होती। मायूसी से वो वापस कमरे की ओर लौटने लगी। तभी माजी के कमरे से आशीष की आवाज आती सुनाई दी। वो चौंक गई, यानी आशीष तो कब का घर आ चुका था, लेकिन उसने न तो आवाज दी न ही जाने की बात की। जिज्ञासा और बेचैनी में सिया माजी के कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची उसके कदम वहीं ठिठक गए। अंदर सिया की सास सुधा जी ननद सोनम बैठी हुई थी और आशीष को समझा रही थी कि सुधा जी की गंभीर स्वर में बोली, बेटा ये क्या तमाशा लगा रखा बार बार मायके जाने का, हम तो कभी यूं मायके ही नहीं गए। फिर पीछे से सोनम की आवाज आई, अरे मायका तो माँ से होता है, अब माँ रही ही नहीं तो वहाँ जाकर किससे मिलेगी। ये सुनकर आशीष गुस्से में बोला, सोनम जरा सोच समझकर बोला कर, सिया तुम्हारी भाभी है और उम्र में भी तुमसे बड़ी है। ये सुनकर सुधा जी गुस्से में बोली, अरे उसे क्यों डांट रहा है, मुझसे बात करना, क्या गलत कह रही हो, मायका तो माँ से होता है और जब उसकी माँ ही नहीं रही तो बार बार मायके क्यों जाना, उम्र में सबसे बड़ी है तो थोड़ा बड़प्पन भी दिखाए। मायके से जरा सा फोन किया, बिना सोचे समझे जाने के तैयार हो गई। यहाँ उसकी ननद भी आई हुई थी हम सबसे मिलने के लिए, उसे छोड़कर कैसे जाएगी। ये सुनकर आशीष बोला, पर माँ उसके पापा का फोन आया था, उसकी भाभी को 9वां महीना चल रहा है और आज उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, उसका भाई विदेश में है, छुट्टी मिलेगी तो वो आएगा। आशीष ने शांत से अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी और गुस्से में बोली, तो हम क्या करें, बुला ले उसकी माँ को यहाँ। जब जी में आया फोन उठाया और हमें कह दिया कि बहू को भेज दो, साफ साफ मना कर दे, हम अपनी बहू को नहीं भेज रहे हैं। ये सुनकर आशीष बोला, पर माँ बात तो समझो। लेकिन उसकी बात को बीच में काटते हुए माँ गुस्से में बोली, कह दिया ना एक बार, समझ में नहीं आ रहा तुझे, बड़ा आया है पत्नी के पक्ष में बोलने वाला। माँ की डांट सुनकर आखिरकार आशीष चुप हो गया, चुपचाप मुंह लटकाए कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नजर सीधे सिया से टकरा गई। सिया को देखते ही आशीष ने खुद को एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह महसूस किया और नजरें नीचे कर ली। सिया हमेशा की तरह बिना कुछ कहे चुप रही। उसने चुपचाप अपने कदम अपने कमरे की ओर बढ़ा लिए, लेकिन तभी उसके मन में एक तीखा विचार आया, यह तो अब रोज की बात हो गई है। माँ के देहांत के बाद जैसा मायका ही खत्म हो गया, हर बार ना कोई बहाना बनाकर मुझे मायके जाने से रोक दिया जाता है और आज तो मेरी भाभी को सच में मेरी जरूरत है। अगर आज हिम्मत नहीं की तो शायद हमेशा के लिए मायका छिन जाएगा। यही सोचते हुए सिया पलटी और सीधी माजी के कमरे में जा पहुंची। उससे देखकर माजी बिना उसकी ओर देखे हुए कहा, जो भी कहना है मैंने आशीष से कह दिया है, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। सिया ने एक गहरी सांस ली और धीमे लेकिन मजबूत स्वर में बोली, पर माँ जी पापा बिल्कुल अकेले हैं, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका कोई सहारा नहीं है, मैं नहीं गई तो वो कैसे संभालेंगे सब कुछ। ये सुनकर सीधा जी तंज कसते हुए बोली, हाँ तू तो जैसे बड़े बच्चे पैदा करवा दिए हैं अपने मायके में, वहाँ जितने भी बच्चे होते हैं सब तू ही जाकर डिलीवरी करवाती है क्या, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही है। तेरे बिना तो जैसा तेरा भतीजा या भतीजी पैदा ही नहीं होंगे। चुपचाप घर का काम कर, कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने की। इतना ही दर्द हो रहा है तो अपने बाप को फोन करके कह दे तेरी भाभी की माँ को बुला ले। सिया की आंखें भर आई, सिसकते हुए नजर नीचे करते हुए वो धीरे से बोली, पर माँ जी भाभी की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो कैसे आएंगी। ये सुनते ही सुधा जी और चिढ़ गए, हमें उससे क्या लेना देना, वो जाने उनकी बेटी जाने, हर चीज की जिम्मेदारी क्या हमने ले रखी है। सिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सोनम बीच में बोल पड़ी, हाय राम, भाभी कैसे बेशर्मी से माँ से बहस कर रही हो, भला ये कोई बहू के लक्षण होते हैं। अरे शुक्र मनाओ कि मेरी माँ तो सीधी सादी है, जो बस समझा रही है, वरना अगर मेरी सास जैसी सास होती ना तो तुम्हारे जबान खोलने की हिम्मत नहीं होती। सोनम ने बात को और बिगाड़ते हुए आग में घी डालने का काम किया। सुधा जी अपने बेटे की ओर देखते हुए ताना मारते हुए बोले, अरे बेटा भला इससे क्या कद्र होगी किसी सास की, अब तू ही देख ले मैं कैसे सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ। फिर सिया की तरफ मुड़कर
कड़क आवाज में बोली, यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा फटाफट चाय नाश्ता लेकर आ, भूख लग रही है और वैसे भी तेरी ननद आ गई है हम लोगों से मिलने, उसके खाने पीने का ध्यान रख, ननद की सेवा तो हो नहीं रही है, अब भाभी की सेवा करने जाएगी। सुधा जी की बातें सुनकर सिया मन महसूस कर रसोई में चली गई। आंखों में आंसू लिए वो चुपचाप चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी अचानक उसका मोबाइल बज उठा। वह जल्दी जल्दी कमरे की ओर भागी और फोन उठाई। स्क्रीन पर पापा लिखा देखकर उसका दिल धड़क गया। उसने फौरन कॉल रिसीव किया और बोली, हाँ पापा। फोन पर पापा की चिंतित आवाज आई, सिया बेटा तू कब तक पहुंचेगी, मैं तेरी भाभी को हॉस्पिटल लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ एक महिला का होना जरूरी है, कोई तो साथ होना चाहिए ना। सिया के होठों से आवाज ही नहीं निकल रही थी, उसका गला भर आया। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, उसे आने की इजाजत नहीं मिली थी। जब काफी देर तक सिया खामोश रही तो पापा की आवाज फिर से आई, बेटा तू आ रही है ना, या समदन जी ने मना कर दिया। इतना सुनते ही सिया की रुलाई फूट पड़ी। वो मोबाइल हाथ में लिए बिस्तर पर बैठ गई और बिना बोले वह फूट फूट कर रोती रही। तभी उसके पापा ने भराई आवाज में कहा, बेटा तू फिक्र मत कर, तू अपना घर संभाल, मैं सब कुछ देख लूंगा। जैसे तू मेरी बेटी है वैसे बहू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना, बस तू जी छोटा मत कर। ये कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। लेकिन सिया की आंखें नम थी और दिल अंदर से टूट चुका था। उसका मन अपने ससुराल वालों के लिए नफरत और दर्द से भर गया था। सिया की शादी अभी पिछले साल ही हुई थी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके मायके आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं। यहाँ तक कि जब सोनम की शादी हुई थी तब उसके मायके वालों ने दिल खोलकर मदद की थी। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब करीब 9 महीने पहले उसकी माँ का एक दर्दनाक एक्सीडेंट में निधन हो गया। उस समय सिया अपने मायके में 20 दिन रहकर लौटी थी। माँ के जाने के बाद मायके का सूनापन उसकी आंखों से ओझल नहीं होता था, लेकिन तब से जब भी वह मायके जाने की बात करती कोई न कोई बहाना करके उसे रोक दिया जाता। कभी कहा जाता कि घर में काम है, कभी अभी तो सोनम आई है, तो कभी तेरा वहाँ क्या काम है। सिया अंदर से घुटने लगी थी। अब उससे साफ साफ दिखने लगा था कि उसका मायका, उसकी भावनाओं, उसके अपने इस घर के लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। सोनम को अभी 5वां महीना ही चल रहा था, लेकिन फिर भी सुधा जी ने सोनम को ससुराल बुलवा लिया था, ये कहकर कि यह सिया है, सोनम की देखभाल करेगी। जबकि सुधा जी अच्छी तरह से जानती थी कि सिया की भाभी का 9वां महीना चल रहा है और इस समय सबसे ज्यादा जरूरत मायके में ही है, न कि ससुराल में। यही सब सोचते सोचते सिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और रसोई में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते बनाकर उसने सबके लिए नाश्ता परोसा और फिर बिना कुछ बोले रात के खाने की तैयारी में लग गई। पर उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। पापा उसकी मजबूरी समझ चुके थे, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि क्या भाभी भी समझेगी। इन्हीं सोचों के बीच अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर पापा लिखा देखकर उसका दिल धड़कने लगा। उसने फौरन कॉल उठाया। उधर से पापा की आवाज आई, बधाई हो बेटा, तू भतीजे की बुआ बन गई। ये सुनकर सिया के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें चमक उठी। उसने फौरन पूछा, भाभी कैसी हैं पापा? पापा ने जवाब दिया, अरे तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक है, बहू की मम्मी और मौसी दोनों आई हैं। उनकी मौसी ने सब संभाल लिया और अभी 10-12 दिन तक यहीं रहेंगी। रुको मैं तेरी भाभी से बात करवाता हूँ। सिया कुछ कहना चाहती थी, पापा सुनो तो, लेकिन पापा इतनी खुशी में थे कि उन्होंने उसकी बात सुनी ही नहीं और फोन भाभी को पकड़ा दिया। उधर से भाभी की आवाज आई, हाँ सिया जी कहिए। भाभी की आवाज सुनते ही सिया की आंखें से आंसू बह निकले, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, भाभी कैसी हो अब? भाभी मुस्कुराई बोली, अरे ननद रानी आप फिक्र मत करो, मेरे लिए मेरी माँ है ना यहाँ। मैंने सब सुना है, आपके ससुराल वालों ने आपको आने नहीं दिया। कोई बात नहीं, शगुन लेने के लिए तो आने देंगे ना, या फिर शगुन आपके घर ही भिजवा दे। भाभी की ये बात सुनकर सिया के दिल में तीर की तरह चुभ गई। सिया कुछ बोलने ही जा रही थी कि भाभी ने अचानक फोन काट दिया। फोन काटते ही सिया की आंखें नम हो गई। आज ससुराल वालों की बेरुखी ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि उसका मायका भी अब खतरे में लगने लगा। क्योंकि एक औरत सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के समय में किसने साथ दिया है और किसने मुंह मोड़ा है वो जिंदगी भर नहीं भूलती है। उसी क्षण पीछे से सुधा जी की आवाज आई, क्या हुआ? आ गया तेरे मायके वालों का फोन? हो गया भतीजा भतीजी तेरे बिना? अम्मा की बात सुनकर सिया की चुप्पी टूटी। वह धीरे से बोली, हाँ भतीजी हुई है। सोनम तुरंत बोल पड़ी, चलो बढ़िया है भाभी, अब तो मोटा नेक हाथ लगेगा, आखिर आप इकलौती बुआ जो ठहरी। तभी सुधा जी व्यंग से पूछा, क्यों?
अब कौन था तेरे पापा की मदद करने के लिए? किसने संभाला वहाँ सब कुछ? सिया ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, उनकी मम्मी और मौसी थी। ये सुनकर सुधा जी ने ताने मारते हुए कहा, देख मैंने पहले ही कहा था ना, किसी का कोई काम नहीं रुकता। बेवजह शाम को बात का पतंगड़ बना दिया, घर की शांति भी भंग कर दी। फिर चुभती हुई आवाज में बोली, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, फटाफट खाना परोस। तभी सोनम भी ताने मारते हुए बोली, हाँ भाभी जल्दी जल्दी खाना परोसिए, बहुत भूख लगी है। आप तो हर काम बड़ी धीरे धीरे करती हो, ये तो मेरी माँ यहाँ बैठी है, वरना आप तो मुझे पूछती भी नहीं। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा आपने, जब तक आपकी माँ यहाँ है तब तक ही आपका मायका है, उसके बाद ना पूछना तो दूर, मैं तो आपकी शक्ल देखना भी नहीं पसंद करूंगी। उसकी बात सुनते ही सुधा जी आग बबूला हो गई और तेज आवाज में बोली, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को इस तरह बात करने की? ये इस घर की बेटी है और इस घर में इसका भी बराबर का हक है। सिया अब शांत नहीं थी, उसने कड़े स्वर में कहा, मैं क्या करूं जब मेरा खुद का मायका आपने खत्म करवा दिया? आपको क्या लगता है आपकी बेटी का मायका बचा रहेगा? प्रॉपर्टी दे दीजिए चाहे, लेकिन मायके के नाम पर बोलने का तरसेंगी वो, और मैं वादा करती हूँ कि उसे इस घर में कदम रखने भी नहीं दूंगी। सुधा जी तिल मिलाकर बोली, तुझे शर्म नहीं आती मेरी बेटी को यूं बद्दुआ देते हुए? ये सुनकर सिया ने कड़वे स्वर में कहा, आपने ही तो कहा था कि मायका तो माँ से होता है, तो क्या आपकी माँ अमृत तो खिलवा कर आई है? जब माँ नहीं रही तभी क्या मायका खत्म हो गया? आखिर भविष्य में तो भाई भाभी की जरूरत ही पड़ती है ना। सिया अपने पूरे रूप में थी, दर्द, गुस्से और सच सब एक साथ उसके शब्दों में झलक रहा था। ये सुनकर सुधा जी तिलमिला उठी और समीर की तरफ देखते हुए बोली, अरे तू क्या बैठा तमाशा देख रहा है? देख तो तेरी पत्नी कैसे जुबान चला रही है, कैसे बेहूदी बातें कर रही है, ये पागल हो गई है, कुछ समझा इसे। तभी आशीष ने गुस्से में कहा, सिया कुछ होश भी है तुम्हें? सिया ने उसकी ओर पलटकर देखा और आंखों में आंसू और स्वर में आग थी। जब माजी और सोनम दीदी मुझे ताने पर ताना मार रही थी तब आप चुप थे ना, तब आपने कुछ नहीं कहा, तो अब भी मत कहिए। अगर आपको अपने परिवार को सही मानना है तो मानिए, लेकिन मेरे दिल में अब इनके लिए सिर्फ नफरत बची है, बस नफरत। इतना कहकर सिया तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई। यह सुनकर सुधा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह तिलमिलाते हुए बोली, देख लिया तूने, कितना सर पर चढ़ा रखा है तूने इसे, अब इसे बोलने से पहले सोचने को भी तमीज नहीं रही। मेरी बेटी को देखकर जलती है ये, छोड़ आ इसके मायके पापा के पास, जब मायके में रहेगी तब खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। सुधा जी की ये बातें आशीष को सुनाई जा रही थी, मगर आशीष इस बार शांत स्वर में बोला, माँ लेकिन आखिर उसकी गलती क्या है जिसे इस तरह की बातें और हरकतें आप और सोनम दीदी कर रही थी? उसके बाद कोई भी औरत उसी वक्त बगावत कर देती। सिया ने तो बहुत देर बाद बोलना शुरू किया और वो भी तब जब उसके भाभी के ताने उसे अंदर से हिला गया। आशीष की बातें सुनकर सुधा जी का चेहरा उतर गया, लेकिन वे चुप रही। आशीष आगे बोला, माँ आपसे एक बात कहूँ, बहू के मन में इतनी नफरत मत भर दो कि आने वाले वक्त में आपकी अपनी बेटी का मायका ही खत्म हो जाए, और वो दिन भी दूर नहीं होगा जब आप अपनी सेवा के लिए किसी को तरसेंगे। ये कहकर आशीष चुपचाप अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद सिया और आशीष दोनों बाहर आ गए। आशीष के हाथ में सिया का सामान था और यह देखकर सुधा जी कुछ बोलने ही वाली थी कि आशीष ने तुरंत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माँ मैं सिया को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ, और अगर आपको हमारी मौजूदगी से कोई परेशानी है तो कुछ दिनों के लिए हम अपना अलग बंदोबस्त कर लेंगे। आखिर कब तक आप हमें गलत को चुपचाप सहते रहेंगे? आशीष सिया को लेकर सबसे पहले अस्पताल पहुंचा, जहां सिया की भाभी कुमकुम भर्ती थी। वहां पहुंचकर आशीष ने सभी से अपने परिवार वालों के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी। ये सुनकर कुमकुम भाभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सिया से दिल से माफी मांगी। लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि गलतियों का एक एहसास हर किसी को नहीं होता है। कई बार यही छोटी छोटी बातें रिश्तों में इतनी दरार डाल देती है कि वो टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या सुधा जी ने अपनी बहू सिया को मायके जाने से रोककर सही किया? क्या आशीष सिया पर गुस्से में मायके ले जाने का सही फैसला था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।